हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल ग्रेविटेशन। दैट वाज द चैप्टर जो प्रीवियसली मैं आप लोग के लिए चला रही थी क्लास 9। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ईच कंटेन्स एटलीस्ट 2 मार्क्स। Gravitational force are always proportional to the masses of the all bodies. Then why all the bodies reaches at the same time on the ground if they thrown from the same height? क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है तो उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि रूल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ m1 m2 डिफरेंट बॉडीज के मासेस होते हैं और r उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडियों के बीच में लगने वाला उनके प्रोडक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, तो क्यों दो बॉडीज हमेशा एक साथ नीचे गिरती है, ग्राउंड पर एक साथ पहुंचती हैं, ग्राउंड पर एक ही साथ पहुंचती हैं अगर वो एक ही हाइट से फेंकी जाएं, चाहे वो बड़ी बॉडी हो चाहे छोटी बॉडी। क्वेश्चन इस तरह से समझिए प्रैक्टिकली कि आप अगर लोहे के एक टुकड़े को ऊपर से फेंके साइड से नीचे और एक प्लास्टिक के टुकड़े को इसी हाइट से नीचे फेंके, दोनों सेम टाइम पर क्यों पहुंचती हैं जबकि दोनों के वेट अलग अलग हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स उनके वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कहता है देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है एज पर द न्यूटन लॉ बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के मास के बीच में कितना लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका मान निकाला जा सकता है। वो मान निकाला जा सकता है, वो मान उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात और बीच की दूरी के वृत्तमानुपात होता है। The value of the gravitational force between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. That can be calculated. उसको निकाला जा सकता है, but cause is not depending on mass. वो फोर्स क्यों लग रहा है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसका कैलकुलेशन, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है by knowing the values of masses. कारण क्या है लगने का? कारण अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन रीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का क्वालिटी है, और वो क्वालिटी किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशन के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। जिसकी वजह से फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से उसके अंदर बॉडी के अंदर वेलोसिटी पैदा होती है, वो अर्थ के गिरते त्वरण के कारण उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, उसके वजह से नीचे गिरती है। बॉडी के वेट के कारण फोर्स लगता है, लेकिन ड्यू टू वेट महसूस होता है बॉडी को, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है। यानी स्मॉल जी जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपने खींचती है, वो ग्रेविटेशन त्वरण की वजह से। इसलिए वो जो उसके वेलोसिटी में जो परिवर्तन आएगा सेम हाइट से, यहाँ पे अगर कोई बॉडी रखी है, एक प्लास्टिक की है एक लोहे की है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जब उसको जो वेग आएगा उसके अंदर जी की वजह से उसकी वेलोसिटी बदलेगी। ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ड्यू टू जी, ये उसके वेलोसिटीज को लगातार बदलता है। इसकी वजह से जो फोर्स वो होता है वो mg होता है। यानी आपकी अंदर नीचे आने की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? वस्तु की गति में परिवर्तन की वजह से, और टाइम भी वस्तु की गति के परिवर्तन के ऊपर डिपेंड करेगा, मास पे नहीं। जितनी तेजी से उसकी वेलोसिटी बदलेगी उतनी तेजी से वो नीचे पहुंचेगा, और वेलोसिटी की बदलने की दर जी पे डिपेंड करती है, वो किसी मास पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए वो दोनों सब एक साथ टाइम पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना इज समवॉट डिफरेंट देन द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट द ग्राउंड। ऊपर से फेंकी हुई वस्तु के द्वारा लिया गया टाइम किस समय पहुंचेगा वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से डिपेंड करता है। ओके, इसलिए आप
ये कह सकते हैं कि क्योंकि उसके अंदर मास आता ही नहीं है, इसलिए जी के ऊपर डिपेंड करता है, जी मास पे डिपेंड नहीं करती, टाइम इसके ऊपर निर्भर करता है जिसमें द्रव्यमान की कोई कार्यक्रम नहीं होता। ओके, इसलिए एक साथ पहुंचेंगी। आयरन ब्लॉक एंड अ feather drop down from the top of the tower simultaneously। सेम क्वेश्चन है, एक आयरन का और एक फेदर नीचे एक साथ किसी टॉप के टावर से फेंका गया, नीचे की तरफ फेंका गया। ओके, फिर विच विल रीच सून, कौन पहले पहुंचेगा। व्हाट हैपन इफ दिस प्रैक्टिकल इज डन इन वैक्यूम। दो चीजें कर दी उसने कहा कि एक ये है, एक वैक्यूम में लिया है। पहला केस है, यहां से हमने ड्रॉप किया एक फेदर को, फेदर मीन्स पंख, और एक आयरन बॉल को, दोनों नीचे पहुंचेंगी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कौन पहले पहुंचेगा। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, इसने वैक्यूम वाली बात की है तो इसीलिए की है, एयर के को कंसिडर अगर करते हैं तो एयर अपथ्रस्ट लगाती है, हर चीज पे लगाती है अपथ्रस्ट। वो बात दूसरी है कि हम नेग्लिजिबल मान लें, उसको नगण्य मान लें, उसको जीरो माने और ये सोचे तो फेदर के चूंकि उसका वेट अब इसको अपथ्रस्ट वायु का ज्यादा लगेगा और आयरन बिकॉज ऑफ वेट नीचे इसका अपथ्रस्ट कम लगेगा, क्योंकि ये फेदर ज्यादा जगह हवा को हटाएगी और आयरन का जो छोटी सी बॉल होगी वो कम हवा को हटाएगी। अपथ्रस्ट फेदर पे ज्यादा लगेगा और आयरन पे कम लगेगा, क्योंकि आयरन की बॉल कितनी है, आयरन की गोली सिर्फ इतनी सी है और फेदर चौड़ा सा है, तो ज्यादा वायु को हटाएगा, इसलिए अपथ्रस्ट ऊपर ज्यादा लगेगा और इसके ऊपर अपथ्रस्ट नहीं लगेगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा। इसको अपोज करने वाला, इस ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज करने वाला फोर्स इसके लिए नेग्लिजिबल है। कौन सी, लोहे की बॉल के लिए, लोहे के बटन के लिए। लेकिन फेदर के लिए, फेदर की अपथ्रस्ट ज्यादा है, वेट इसके कम होने की वजह से इसका अपथ्रस्ट नीचे की तरफ बल जो लग रहा है वो इसको इतना नहीं, थोड़ा कम लगेगा, इसलिए थोड़ी देर में पहुंचता है अपथ्रस्ट की वजह से। लेकिन अगर यही काम वैक्यूम में किया जाए, व्हाट विल हैपन इफ दिस प्रैक्टिकल इज डन इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि अपथ्रस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। जब कोई ये चीज वस्तु है, ये एक वस्तु है और एक ये वस्तु है, एक ही वस्तु है, वायु में फेंकेंगे, अगर वो नीचे हवा चल रही है और दोनों को एक हाइट से फेंकेंगे तो इसके ऊपर इसका वेट, इसने हटाएगी वस्तु पे अपथ्रस्ट कम हो, इसके ऊपर अपथ्रस्ट कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, तो टाइम दोनों के पहुंचने का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगर वैक्यूम में चाहे किसी को भेज फेंका जाए एक साथ, सब जने एक साथ, अगर सेम हाइट है तो एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि अपथ्रस्ट का कोई वहां नहीं होगा। ओके, इज जी ऑफ अ प्लैनेट रिमेन सेम ऑलवेज, क्या जी किसी प्लेनेट का जी हमेशा एक ही रहता है, सेम नहीं। क्यों? क्योंकि जी जो है, अर्थ का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लें, ऑन द अर्थ, वो इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको सोच के चलिए। जब हम कहते हैं कि ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पूरा अर्थ का वेट कंसंट्रेट है और यहाँ पे सरफेस पे एक बॉडी रखी है, तो इसके बीच की दूरी r, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, अगर ये m ग्राम की है, ये me अर्थ का थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सपोज ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, यहाँ पूरा सेंटर अर्थ का पूरा वेट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, यहाँ एक बॉडी रखी स्मॉल n की, तो इन दोनों के बीच की दूरी r के बराबर है। अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, फोर्स ऑफ जो एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, और इसका लगाया गया फोर्स की वजह से इसके सरफेस पे चिपका हुआ है, वो होगा कैपिटल M, कैपिटल G इंटू M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक कि ये इसका पूरा वेट यहाँ कॉन्सेंट्रेट है, इसका पूरा वेट यहाँ कॉन्सेंट्रेट है। अगर ये अर्थ से सरफेस से थोड़ा ऊंचा ले आ गई, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर लेके गए, यहाँ पे m की बॉडी रख देते हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगा कॉन्सेंट्रेट दोनों बीच का डिस्टेंस h हाइट से बढ़ जाएगा। तो अब जो नया फोर्स लगेगा वो बराबर होगा इस फोर्स को, और इसलिए वेट कितना होगा इसके अंदर, स्मॉल g की वैल्यू, इसमें f की वैल्यू, इसमें होगी g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। इस फोर्स को mg लिख सकते हैं, इस
इसको भी mg लिख सकते हैं। mg कैंसिल हो जाएगा, तो g इस पे डिपेंड करता है, g की जनरल वैल्यू भी r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यहाँ g किस पे डिपेंड कर रहा है, r प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर हम ऊपर इस ऊंचाई पे इस ऊंचाई में पहुंच गए। ये वाली दूरी कितनी होगी, r प्लस h स्क्वायर। जब r प्लस h स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब g किसके ऊपर डिपेंड करता है, नीचे की अर्थ का वेट जहां कॉन्सेंट्रेट है उससे इस बॉडी की दूरी ये बढ़ गई, r प्लस h हो गया। अगर अर्थ के अंदर ले जाता है इस बॉडी को, देखिए ये यहाँ पे अंदर आया तो ये अंदर h हाइट से अंदर अगर आ गए तो आपका स्मॉल मार्जिन वाला वेट यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे अर्थ का वेट है और यहाँ पे किसका वेट है, स्मॉल वेट जो आपने रख दिया। अब जो आपका स्मॉल mg बराबर हो जाएगा कैपिटल G m मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी अपॉन r माइनस h स्क्वायर। यानी हम ये कहते हैं कि स्मॉल g डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द वेट कंसंट्रेट ऑफ द अर्थ, उस पॉइंट से द वेट वेयर वी हैव पुट दिस मास, इस पे डिपेंड करता है। तो दिस इज वेरी, इसलिए g भी वेरी होगा। g इसका मतलब स्मॉल g की वैल्यू सरफेस पे जो होती है अर्थ के नीचे जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो घट जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में r प्लस h हो जाएगा और एक बार r माइनस h हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो r माइनस h हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो r प्लस h हो जाएगा। g की वैल्यू हर जगह पूरी अर्थ पे एक सी नहीं होती, वो इस फैक्ट पे डिपेंड करती है। स्मॉल जी की बात हो रही है कि अगर अर्थ के अंदर जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर अर्थ के ऊपर जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है, हाँ, in the mass, in the mass of a body, if the mass of the body gets changed, if it is shifted from one planet to another, अगर एक वो कह रहा है is the mass of the body get changed, क्या mass of the body चेंज हो सकती है? If it shifted from one planet to another, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ले जाए। मास की बात हो रही है, वेट की बात नहीं। मास किसी भी बॉडी का कभी चेंज नहीं होता, वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर। अर्थ का जी मून के जी से अलग जी होती है, 1/6 होता है मून का अर्थ की सापेक्ष। अर्थ का वैल्यू ज्यादा होती है। अर्थ के स्मॉल जी की वैल्यू को 1/6 कर दिया जाए तो मून के स्मॉल जी के बराबर हो जाएगा। तो अगर एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु को, m मास की कोई वस्तु को हम वेट करेंगे अर्थ के ऊपर, उसका वेट ज्यादा आएगा। मून के ऊपर करेंगे वेट तो उसका वेट कम हो जाएगा, पहले इसके 1/6 हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिए। g एट मून इज इक्वल टू g एट अर्थ 1/6, ये ध्यान रखिए। इसलिए दिस एंड मास, दिस इज मास ऑफ द बॉडी, mass is equal to m and weight is equal to m into g। ये इसको किलोग्राम भार कहते हैं, केजी वेट कहते हैं, इसको केजी कहते हैं। मास को केजी में नापते हैं और वेट को केजी ग्राम, केजी किलोग्राम कहते हैं। तो अब इसमें g की मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर मून के केस में m ये वाला जी आ जाएगा और अगर इसी m मास वाली बॉडी को अर्थ के ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला जी हो जाएगा। तो नेचुरल है कि मास mg m अर्थ विल बी ग्रेटर देन m इंटू जी मून। तो ये वेट एट मून विल बी लेसर देन वेट एट अर्थ। सेम नहीं होता, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर कोई मास लेके जाए, किसी बॉडी m मास की बॉडी को लेके जाए तो उसका वेट
will change. It will not remain same. How does G on the earth change? ये how does G change on the earth? कैसे अर्थ में अर्थ में कैसे बदलती है? तो सेम है. कैसे कहोगे कि इसी को जवाब आपका वही होगा जो पहले हमने कहा था, वही जवाब होगा कि because G small g can be written as capital G into mass of the earth upon r square. ये डिपेंड करता है. अगर हम अर्थ के डिफरेंट जगह पे लेके जाएं तो अर्थ हमारी एक्चुअल में इस शेप राउंड नहीं है, थोड़ी पोल पर थोड़ी चपटी है और इधर हमारी थोड़ी चौड़ी है. तो पोल पे जो है हमारी आर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है और यहाँ पे थोड़ा सा आर से ज्यादा है, यहाँ पे भी आर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है. इसलिए आर की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती है और जी की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है. ऑन एन एवरेज इट इज कंसिडर्ड टू बी सेम, लेकिन अगर बहुत एक्यूरेटली देखा जाए तो पोल पे जी की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, बिकॉज रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी थोड़ी कम हो जाती है, ये थोड़ी सी ज्यादा होगी. ओके, तो यहाँ पे जी की वैल्यू थोड़ी कम होगी, यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा होगी. दिस जी विल बी ग्रेटर देन दिस जी, स्लाइटली ग्रेटर होता है, वेरी करती है. बिकॉज क्यों वेरी करती? बिकॉज अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली राउंड इन शेप, इट इज सम टाइप ऑफ दिस. यहाँ पे चपटी है थोड़ी सी और यहाँ थोड़ी सी बड़ी, ये इस तरह की रेडियस. थोड़ा सा यहाँ कम रेडियस है, इधर ज्यादा रेडियस. जहाँ कम रेडियस होगा जी की वैल्यू ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा होगा और जी की वैल्यू कम होगी. ओके, वैल्यू ऑफ जी नेवर चेंज. एक्सप्लेन व्हाई वैल्यू ऑफ जी नेवर चेंज. कैपिटल जी की बात हो रही है. वैल्यू ऑफ कैपिटल जी डजंट चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती. क्यों? इसको एक्सप्लेन कीजिए. वेरी इजी इट इज, बिकॉज वी कैन राइट दैट. हाउ कैन वी से? बिकॉज एफ इज इक्वल टू होता है एम जी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बिटवीन कैपिटल जी इंटू एम ऑफ द अर्थ इंटू एम अपॉन आर. ऐसे भी कह सकते, ऐसे दूसरे तरह से लिखते हैं. इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस कैन बी रिटन एज m1 m2 इंटू कैपिटल G अपॉन R. ये कह सकते हैं. दिस इज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R. दो बॉडीज हैं, एक दूसरे से m1 m2 पे वेट की हैं, m1 m2 मासेस की हैं, R दूरी पे रखी है. उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू G कैपिटल M1 M2 इंटू R. दिस इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट. अब इसके डेफिनेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू 1 kg, M2 इज इक्वल टू 1 kg and R is equal to 1 meter, then F is equal to G. F is equal to G. Then we can say, what we can say? That G is that force, G उस फोर्स के बराबर होता है that exists between two masses of 1 kg separated by the distance of 1 meter. So that particular force that exists in between two masses, each of one is of 1 kg, but and distance in between is 1 meter. That force, particular force is G. ये इसमें कहीं कुछ नहीं आ रहा कि कौन से वातावरण में रखी जाए, कौन से ग्रह पे रखी जाए, किस जगह पे रखी जाए. इसमें सिर्फ आपको 1-1 kg मास वाले बॉडीज लेनी है और उनको 1 मीटर पे रखना है. उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू जी के बराबर होती है. तो जी नेवर चेंज, इट विल रिमेन सेम थ्रू द यूनिवर्स. पूरी ब्रह्मांड में सब जगह अगर जी कैलकुलेट करेंगे, आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा. 1 ग्राम
वाले द्रव्यमान की 2 वस्तु लेनी पड़ेंगी, दोनों को 1 मीटर के बीच दूरी पे रखना पड़ेगा, उनके ऊपर फोर्स प्रोटेक्शन ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से वही आएगा, चाहे कहीं किसी भी जगह आप उसको कैलकुलेट करें। तो कैपिटल G नेवर गेट चेंज, ये हमेशा याद रखिए। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई इट नेवर चेंज। ओके, थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी। मैं और अदर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी, आपको पॉइंट सब चीज एक्सप्लेन करके अच्छी तरह समझा दूंगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक।